वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 18th लेसन इकोसिस्टम का सेकेंड पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा लैंड बायोम्स के साथ। अब ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, लैंड बायोम्स। अब लैंड बायोम्स क्या होता है? The biomes which exist on a land are called as land biomes। यानी कि जो बायोम्स यानी कि बायोडाइवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ लैंड पर एग्जिस्ट करती है, लैंड पर होती है, उसे हम लैंड बायोम्स कहते हैं। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट। अब देख लो, अबायोटिक फैक्टर्स हर एक जगह पर अलग अलग है, लैंड पर भी। जैसे कि कहीं जगह पर रेनफॉल ज्यादा होगा तो वहां पर फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट्स ज्यादा रहेंगे। किसी जगह पर जैसे कि डेजर्ट, जहां पर रेनफॉल कम है, वहां पर अबायोटिक फैक्टर्स अलग होते हैं, तो वहां पर अलग प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। इसी की वजह से अलग अलग लैंड पर भी अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज क्रिएट होती है। जैसे कि कौन कौन सी लैंड पर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है? ग्रासलैंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइसलैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन ताइगा एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सब अलग अलग लैंड बायोम्स के एग्जांपल्स हैं। इनमें से हमें ग्रासलैंड पहली वाली इकोसिस्टम है। अब ग्रासलैंड यानी कि क्या? जहां पर ग्रास होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देखा था, जहां पर पूरे साल भर जो फॉरेस्ट रहेगा वो एवरग्रीन यानी कि हरा भरा रहेगा। डेजर्ट भी आपको मालूम है, राजस्थान एक डेजर्ट है वैसे। देन आइसलैंड, जब आप कश्मीर, यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर आइस बहुत है, पोलर रीजन में जाओगे तो वहां पर आपको आइसलैंड इकोसिस्टम दिखाई देगा। ज्योग्राफी में हमने देखा था ताइगा रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, ऐसे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, देख लो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड डेवलप वेयर रेनफॉल इज नॉट इनफ। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहां पर नजर आता है? जहां पर रेनफॉल ज्यादा नहीं होता, बारिश ज्यादा नहीं होती। टू ग्रो बिग ट्रीज, किसके लिए? तो बड़े बड़े ट्रीज ग्रो होने के लिए इतनी ज्यादा मात्रा में रेनफॉल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है? वास्ट ग्रोथ ऑफ ग्रास इज फाउंड इन दिस इकोसिस्टम। तो ऐसे इकोसिस्टम में हमें ज्यादा तो ग्रास दिखाई देता है, यानी कि गवत। लॉन्गर समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप ड्वार्फ प्लांट इन दिस एरिया। यानी कि साल भर में ज्यादा तो समय यहाँ पर समर होता है, और लिमिटेड रेन यानी कि कम से कम थोड़ी मात्रा में बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर ड्वार्फ यानी कि जो इनकी हाइट छोटी होती है, ऐसे प्लांट हमें यहाँ इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं ग्रासलैंड में? ग्रासलैंड में हमें एनिमल्स दिखाई देंगे जैसे कि गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, चीतल यानी कि ऐसे हिरन का एक प्रकार होता है, टाइगर, लायन। ये सभी हमें अलग अलग एनिमल्स इस इकोसिस्टम में दिखाई देंगे। सिमिलरली वेरियस बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स आर आल्सो प्रेजेंट। ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कुछ बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, और माइक्रोब्स भी हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाई देते हैं। अब आप जब अफ्रीका वगैरह का जब ग्रासलैंड देखोगे तो ऐसे ही कुछ पिक्चर आपको डिस्कवरी वगैरह में दिखाई देंगे। वो कौन सी इकोसिस्टम होगी? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट पेज पर देख लो, डू यू नो में हमें क्या दिया है। About 150 years ago, Dudhwa forest was the habitat for single horned rhinos। अब 150 साल पहले एक ऐसा था कि दुधवा जो फॉरेस्ट था, ये हैबिटेट यानी कि रहने की जगह थी। किनके लिए? सिंगल हॉर्न राइनोस के लिए, यानी कि जिनको एक सींग है, ऐसे राइनोस के लिए ये रहने की जगह थी। बट इन 20th सेंचुरी दिस एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू अनरिलेंटिंग हंटिंग। मगर जो बिसाव यानी कि 20th सेंचुरी थी, इसमें क्या हुआ? तो अनरिलेटिंग हंटिंग यानी कि अनकंट्रोल्ड हंटिंग हो गई इनकी, और जिसके कारण वो एक्सटिंक्ट यानी कि बहुत कम, रेयर हो गए। ऑन 1 अप्रैल 1984 दिस राइनो वाज रिस्टोर्ड देयर।
मगर 1 अप्रैल 1984 में हमने इनके रहने के लिए रिस्टोरेशन प्रोग्राम लिया, यानी कि इनको प्रोटेक्शन वगैरह देना। दे वेर ब्रीड इन कैप्टिविटी एंड रिलीज इन देयर हैबिटेट, यानी कि इनकी ब्रीडिंग, इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया और उनको उनके हैबिटेट यानी कि दुधवा फॉरेस्ट में रहने के लिए खुला छोड़ दिया प्रोटेक्शन के साथ। फॉर दिस 27 स्क्वायर किलोमीटर ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट वेयर राउंड द ईयर वाटर सोर्सेस वेयर अवेलेबल वेयर सिलेक्टेड, और इनके लिए 27 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रासलैंड का एरिया और फॉरेस्ट का एरिया, जिसमें पूरे राउंड द ईयर यानी कि पूरे साल भर पानी रहेगा पीने के लिए, ऐसा हमने स्पॉट सिलेक्ट किया उनके लिए रहने के लिए जगह बना दी। 2 ऑब्जर्वेटरीज वेयर इस्टेब्लिश, 2 उनके लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो जगह होती है उनको ऑब्जर्वेटरीज बोलते हैं, जहां से हम इस पूरे इलाके पर ध्यान रख सके। इसे 2 ऑब्जर्वेटरीज हमने इस्टेब्लिश किए। दीज एफर्ट्स आर सक्सेसफुल, और इसमें हमें सक्सेस मिला है, जिसके कारण सिंगल हॉर्न राइनोज की संख्या बढ़ गई वापस। देन सेकेंड होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जहां पर साल भर में जो प्लांट्स होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहां पर साल भर, लगभग साल भर बारिश होती है। इट्स अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर वैरायटी ऑफ, बहुत सारी मात्रा में प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर फाउंड, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और अबायोटिक, अबायोटिक जैसे कि स्टोन, एयर, वाटर, ये सारे क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम अबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब देख लो, इसके बारे में आगे तो हमें नहीं दिया है, इतना ही एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में दिया है। अब आपको कंप्लीट द टेबल करना है। कंप्लीट द टेबल में क्या करना है, देख लो, आपको नेशनल पार्क दिया है, और उस नेशनल पार्क इंडिया के कौन से स्टेट में है ये आपको लिखना है। तो देख लो, मैं अब एक एक करके लिख के देता हूं आपको, आप पूरा वहां पर आपके नोटबुक में, नहीं तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही कॉपी कर सकते हैं। तो गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है, तो यहां पर देख लो, मैं गुजरात लिख देता हूं। देन दाचीगांव, ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। देन रणथंबोर ये भी एक फेमस है, ये होता है राजस्थान में। देन दाजीपुर ये हमारे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। देन काजीरंगा सेंचुरी ये आसाम में है। देन सुंदरबन जो कि बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, वो है बंगाल में। मेरघाट ये भी महाराष्ट्र में है, और पेरियर ये केरला में है। तो ये सब आप लिख के ले लो अपने टेक्स्ट बुक में, नहीं तो नोटबुक में कॉपी कर लो। ओके, देन नेक्स्ट देख लो अब क्या है। डू यू नो, मैं अगले पेज पर देखो, मेनी इकोसिस्टम आर कंजर्व इन अराउंड 520 सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी कि बहुत सारी ऐसी इकोसिस्टम है जो हमने प्रोटेक्ट करके रखी है इंडिया के 520 नेशनल पार्क और सेंचुरी यानी कि अभयारण्य, जहां पर कुछ ऐसा रिजर्व एरिया किया जाता है जहां पर उन एनिमल्स को रहने के लिए विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ऐसा एरिया बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम सेंचुरीज। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट सेंचुरी वेयर व्हाइट पैंथर अ रेयर स्पीशीज इज कंजर्व। जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा सेंचुरी है, जिसमें व्हाइट पैंथर ये जो जीव है उसकी हम कंजर्वेशन, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। व्हाइट पैंथर का आप इमेज देख लो, ये जो स्नोई रीजन होता है यानी कि बर्फ जहां पर होती है वहां पर हमें मिलता है। देन एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर्स यानी कि जो बोर यानी कि सुअर होता है, तो जंगली सुअर, वाइल्ड बफेलोज,
डियर्स, टाइगर्स, पैंथर्स आर कंजर्व एट काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। इस काजीरंगा नेशनल पार्क में इन सभी को एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड बफेलोज, डियर, टाइगर, पैंथर्स को कंजर्व किया जाता है। 2/3 of the total number of single horned rhinos in the world is found at काजीरंगा। और 2/3, ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट एक काजीरंगा है। दुनिया में जितने सारे सिंगल हॉर्न राइनोज है उनमें से 2/3 यानी कि लगभग 67% राइनोज सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में है। यानी कि अगर दुनिया में 3 ऐसे राइनोज है सिंगल हॉर्न राइनोज, तो उनमें से 2 राइनोज कहां पर होंगे? काजीरंगा में। अगर समझे 2/3 यानी कि 67%। द सेंचुरी एट भरतपुर इज फेमस फॉर एक्वेटिक बर्ड्स। भरतपुर जो सेंचुरी है वो एक्वेटिक बर्ड्स के लिए फेमस है। देन रणथंबोर सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, वो टाइगर्स के लिए मशहूर है। गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, इट इज द ओनली, ये सिर्फ एक लोती ऐसी हैबिटेट नहीं तो शेल्टर है जो एशियाटिक लायन जहां पर पाए जाते हैं। सिर्फ गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन हमें दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा लैंड बायोम का टॉपिक था वो खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमको देख लो क्या दिया है। 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% हैज लैंड। 70% अर्थ पर क्या है? वाटर है और 29% क्या है? लैंड। देयरफॉर स्टडी ऑफ एक्वेटिक बायोम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एरिया। यानी कि हम अगर एरिया की बात करें तो 70% ज्यादा है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमें अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आर, अब टाइप्स कौन कौन से एक्वेटिक इकोसिस्टम के? तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और क्रीक इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें पॉन्ड, लेक, रिवर का वाटर आता है जो कि खारा नहीं होता, सॉल्टेड वाटर नहीं होता। मरीन इकोसिस्टम यानी कि ओशन, सीज का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है। इनकी जो इकोसिस्टम होती है उन्हें बोलते हैं हम मरीन इकोसिस्टम। और एक क्रीक इकोसिस्टम, क्रीक यानी कि खाड़ी। अब क्रीक कहां पर पाई जाती है? तो जो सी का, समुद्र का जो थोड़ा हिस्सा जमीन की तरफ अंदर बाहर आया हुआ होता है, वहां पर हमें क्रीक दिखाई देती है, उसकी अलग एक इकोसिस्टम होती है। तो इसमें हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन वाटर इकोसिस्टम देखेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स आर इंक्लूडेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो पॉन्ड, लेक और रिवर, नदी, जो हमारे तालाब होते हैं, इनका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम इज थ्रू वाटर करंट्स एंड रिवर्स। अब ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी यानी कि क्या? तो जैसे हमने लैंड पे देखा था कि अगर कोई ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, इसे आगे फूड चेन बनती है। तो वैसे ही ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी एक दूसरे को कैसे पास होती है, ट्रांसफर होती है? तो वाटर करंट के साथ, यानी कि पानी के बहने के साथ, रिवर के बहने के साथ। डिकम्पोजर्स आर एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वायर। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि लास्ट वाली जो चेन होती है, चेन की हमारी लास्ट जो है वहां से अगेन नेचर में जाने वाला है सारा न्यूट्रिएंट्स। तो डिकम्पोजर्स वो वाटर रिजर्वायर के बॉटम में होते हैं और दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और जितने सारे पानी में प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, अब एनिमल्स मरते हैं तो नीचे जाते हैं और उनको डिकम्पोज, ए बॉटम के डिकम्पोजर्स करते हैं और कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स, और उनको प्लांट्स और एनिमल्स को अबायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो आपके आसपास जो इकोसिस्टम है उनको देखो और एक कंप्लीट करना है आपको चार्ट। तो मैं जितना दिया है उतना ही पढ़ूंगा, आपको कंप्लीट करना है। ये थोड़ा वर्क आपको भी देने वाला हूं। एक्वेटिक प्लांट्स, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रिला, एजोला, निटेला, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स।
अब इनको खाने वाले कौन से? तो एक्वेटिक्स इंसेक्ट, जो पानी में इंसेक्ट होते हैं, एनेलिडाज होते हैं, स्नेल होती है। अब इन इंसेक्ट स्नेल्स को कौन खाते हैं? तो स्मॉल फिशेस एंड फ्रॉग खाते हैं। अब इन स्मॉल फिश और फ्रॉग को कौन खाएगा? तो स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश, हेरॉन्स, क्रोकोडाइल्स खाएंगे। और इनको जब ये लार्ज फिश, हेरॉन्स, क्रोकोडाइल मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज कौन करता है? तो बैक्टीरिया एंड फंगी। ये हो गई हमारी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब मरीन इकोसिस्टम देखते हैं। मरीन इकोसिस्टम क्या होती है? मरीन प्लांट्स ग्रो इन दिस इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में मरीन प्लांट्स होंगे जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो हो सकते हैं। शैलो वाटर कंटेन स्मॉल फिश, प्रॉन्स फीडिंग ऑन अलगी। जो शैलो यानी कि जिसकी हाइट, जिस वाटर को डेप्थ कम है, ऐसे वाटर में छोटे छोटे फिश होते हैं, प्रॉन्स, ये ग्रो होते हैं और वो फीडिंग ऑन अलगी, यानी कि उनका खाना क्या है? स्मॉल फिश और प्रॉन्स का अलगी, शैवाल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सी हैज लेस नंबर ऑफ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी के बीच वाला जो हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट, उसमें कम जीव होते हैं, एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं। और लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि स्मॉल फिश और प्रॉन्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स और लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब देख लो, फ्रेश वाटर में लार्ज फिश आर टर्शरी कंज्यूमर्स है, मगर मरीन इकोसिस्टम में क्या है? लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओशन हैज लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देख लो, सॉल्ट, पोटेशियम, सोडियम, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितने जीव जंतु है उतने सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। द बॉटम ऑफ ओशन हैज मोर नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स। और रिवर में, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितने सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मरीन इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स होते हैं और सेम वैसे ही काम करते हैं। डेड बॉडीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्ट मटेरियल आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। और जो मरीन इकोसिस्टम में जो प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल आता है सीज में, बायोडिग्रेडेबल यानी कि बाहर से कुछ चीजें उसमें मिल जाती है, तो इन सभी बायोडिग्रेडेबल चीजों को डिकम्पोज करने का काम जो मरीन वाटर में डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो करते हैं। और इसी की वजह से मरीन यानी कि सीज, ओशन से हमारे वो क्लीन रहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमिनिशमेंट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस चैप्टर के। तो आशा करता हूं यहां तक का जो आपको पार्ट सिखाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।